गिरकर उठना उठकर चलना है कर्म यही संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार का। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्रानी जीएस एकेडमी पे। घटना चक्र बीपीएससी का सीरीज कर रहे थे हम लोग, जो आपके बिहार के सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री चालू किया था। आज इसका चौथा क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त एम्पायर, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल साथ साथ में करेंगे। एक ही चैप्टर में घटना चक्र में दिया हुआ है। कल हम लोगों ने मौर्य वंश पढ़ा था, मौर्य और मौर्योत्तर काल पढ़ा था। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे चाणक्य ने मगध साम्राज्य के घनानंद को उखाड़ कर गद्दी से फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया। फिर बड़े से साम्राज्य का जो उदय होता है सबसे पहली बार एक जिस वंश द्वारा होता है वो मौर्य वंश होता है। तो कैसे पूरे भारत पर ईरान तक की सीमा अशोक के शासनकाल तक में पहुंची थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे दक्षिण तक अपना सीमा फैलाया था। आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल देखेंगे। तो घटना चक्र के हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन और उसके एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन करने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो घटना चक्र में नहीं है, जो बेसिक्स पॉइंट है, जो आपसे एग्जाम में लगातार पूछता है। उसके बाद इसको भी देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त और गुप्तोत्तर काल। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य के उदय के बाद जो मौर्य साम्राज्य का जब विघटन हुआ, आखिरी शासक उसका बृहद्रथ था। उसके बाद आपको बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। उसी समय बहुत बाहरी आक्रमण भी हुए, जैसे हिंद यवन के आक्रमण हुए, शक आए, पल्लव आए, कुषाण वंश आए। और उसके बाद आपको 300 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक एक बड़े साम्राज्य का, एक बड़े वंश का उदय होता है, जिसे हम लोग गुप्त वंश के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये चौथी शताब्दी में गुप्त काल शुरू हुआ था। ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए, गुप्तों के बारे में बोला जाता है कि ये लोग कुषाण के ही वंशज थे। और इनके जाति के बारे में भी कई मतभेद होते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि ये बेसिकली जो थे ये वैश्य जाति के थे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये शूद्र जाति के थे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ने बोला है कि ये इनका संबंध जो था वो वैश्य जाति से था, वैश्य जाति। और गुप्त काल को ही आपको एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें बहुत कुरीतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय आपको देखने को मिलेगा। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। उसी समय कला का डेवलपमेंट, मंदिरों का निर्माण, राजा कैसे अपने आप को देवता का प्रतिनिधित्व बनाने लग गए, महाराजा की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, बड़े बड़े वास्तुकला जैसे बेसर शैली, नागर शैली, चित्रकला, सोने के सिक्के। तो बहुत कुछ जानकारी आपको गुप्त वंश से है, बहुत क्वेश्चन बनता है, तो यहां से देखेंगे। देखिए, इसकी जो मेन जानकारी हम लोग को जो मिलती है, ये हम लोग को प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति से हम लोग को मेन जानकारी मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था हरिसेन ने। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन कौन थे भैया? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के आपको दक्षिण अभियान का वर्णन है, कैसे उन्होंने उत्तर भारत के 8 राजाओं को हराया, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। और इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश की जानकारी और भी हमें बहुत चीजों से मिलती है, जैसे कालिदास की विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से भी मिलती है, कालिदास की रचनाओं से भी मिलती है, वात्सायन के आपको कामा सूत्रा से भी मिलती है। तो बहुत चीजों से जानकारी मिलती है। लेकिन हरिसेन का जो
प्रयाग प्रशस्ति है। ये प्रयाग प्रशस्ति जो था, आरंभ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कहां था, तो कौशाम्बी में था। ये कौशाम्बी में था प्रयाग प्रशस्ति, लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया। अकबर ने मुगल काल के महान सम्राट अकबर ने इसे कहां शिफ्ट कर दिया, तो प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में इसको शिफ्ट कर दिया। और इसी प्रयाग प्रशस्ति से आप देखिएगा कि बीरबल की भी जानकारी मिलती है, इसी प्रयाग प्रशस्ति से आपको जहांगीर की भी जानकारी मिलती है। लेकिन बेसिकली ये किसका था, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। और उससे पता चलता है कि श्रीगुप्त जो थे पहले आपको गुप्त शासक थे। उसके बाद देखिए गद्दी पे बैठते हैं घटोत्कच उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं। और इन दोनों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, बस यही बोला गया कि ये लोग आरंभिक राजा थे, ये शुरू में ये लोग राजा बने थे। इनके बाद जो राजा, मेन राजा आपको बनते हैं, वो बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम से आपको क्वेश्चन पूछेगा। चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इन्होंने मगधाधिराज की उपाधि धारण की थी। मगधाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत, जैसे कुषाण वंश ने शक संवत की स्थापना की थी 78 ईस्वी में, वैसे ही गुप्त संवत की अगर आपसे बात पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। इतनी बातें याद रखेंगे। तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद आपको चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही देखिए आपको वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कुमार देवी जो थी, कुमार देवी कहां की राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। विवाह करके आपको क्या किया, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने आप को मजबूत बनाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। और देखिए इनके बाद जो मेन बड़े राजा आते हैं वो आपको आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, कविराज। ठीक है। इनकी रुचि थी वीणा बनाने, वीणा बजाते हुए एक चित्र आपको सिक्के पर वीणा बजाते हुए मूर्ति दिखाया गया समुद्रगुप्त के। इनको स्मिथ ने क्या कहा है, तो भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन भी आपको किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। अब समुद्रगुप्त के बाद देखिए समुद्रगुप्त का बेटा दो था। एक बेटा था रामगुप्त, मतलब इतना बड़ा राजा था समुद्रगुप्त। इनको नेपोलियन क्यों कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ही आपको दक्षिण अभियान किया, उत्तर भारत के सारे राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के भी सारे राजाओं को हराया। उसके बाद देखिए क्या होता है, इतने बड़े बाप का बेटा कौन बनता है, तो रामगुप्त बनता है, रामगुप्त। और रामगुप्त इतना समझिए कि बेकार राजा था, इतना कमजोर राजा था कि शक के राजा ने बोला कि हम तुम पे अटैक कर रहे हैं, या तो अब अटैक करते हैं, लड़ाई करो हमसे, नहीं तो अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दो। तो ये क्या बोला कि ना 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 ना, अटैक मत करिए, हम अपनी पत्नी को ही आपके पास भेज देते हैं। और ये रामगुप्त क्या किया कि शकों के पास अपनी पत्नी को भेज दिया। तो ये बात इसके छोटे भाई यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिनको क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इन्होंने सबसे पहले रामगुप्त को मार के गद्दी पे हटाया। उसके बाद शकों का विनाश किया और अपनी भाभी को यानी कि रामगुप्त की पत्नी को वहां से छुड़ा के लेके आए और वापस इनसे विवाह कर लिए। तो मेन राजा देखिए आप लोग को यहां से देखने को मिलते हैं। स्कंदगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद मेनली रामगुप्त आप लोग को याद रखना है, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों को हराकर क्या किया था, तो आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी किसने चलवाए थे, चांदी के सिक्के भी किसने चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और आपसे देखिए क्वेश्चन यहां से पूछता है महरौली का स्तंभ लेख, एक आपको महरौली का स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये दिल्ली के
उल इस्लाम मंदिर में एक बड़ा सा लोहा प्राप्त हुआ है जिसपे चंद्र लिखा हुआ था। बाद में कार्बन डेटिंग वगैरह सब कुछ पता करके पता किया गया कि ये महरौली का जो स्तंभ लेख है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और ये कहां पर है, तो कुव्वत उल इस्लाम मंदिर में, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, इस्लाम मस्जिद, सॉरी मस्जिद में ये आपको महरौली का स्तंभ लेख है। तो इतनी बातें आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही आपको समय देखिए फाहियान आते हैं। फाहियान किसके शासन काल में आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है, याद रखेंगे। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, 9 रत्न रहा करते थे। इन्हीं के शासन काल में कालिदास थे, याद रखिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से के आपको शासन काल से जुड़ा हुआ है जो देखने को मिलता है। आगे हम लोग बाकी घटना चक्र में पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट राजा आपको देखने को मिलते हैं वो कुमारगुप्त देखने को मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कुमारगुप्त के प्रथम के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण होता है। और इनके बाद देखिए स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को हराया था, ये आपसे पूछता है। तो देखिए हुनों को बेसिकली हुनों से टक्कर लिया था कुमारगुप्त प्रथम ने, लेकिन हुनों को अंतिम रूप से खत्म किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। हुनों को हराया था, हुनों को किसने हराया था, तो स्कंदगुप्त ने हराया था। और आपको लास्ट में यहाँ पे एक और देखने को मिलता है भानुगुप्त के समय क्या होता है, तो एरन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि एक गोपराज एक सेनापति था जिसकी पत्नी सती हो गई थी। तो अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। और गुप्त वंश के जो आखिरी राजा जो थे आपके, गुप्त वंश के आखिरी राजा थे वो थे आपके विष्णुगुप्त। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए गए, शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। उसके बाद आपको देखिए महरौली का स्तंभ लेख, फाहियान इन्हीं के शासनकाल में थे, नवरत्न इन्हीं के शासनकाल में थे, कालिदास इन्हीं के समकालीन थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। और देखिए भानुगुप्त के समय एरन अभिलेख देखने को मिलता है जिसमें सती प्रथा का प्रथम प्रमाण देखने को मिलता है। और विष्णुगुप्त जो थे आपके, विष्णुगुप्त अंतिम शासक माने जाते हैं। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। बिहार में पटना और राजगीर के बीच में एक स्थान है नालंदा, वहां पर बनवाया। तो देखिए ये सब था आपको कुछ बेसिक, ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, बाकी तो सबका आपका घटना चक्र में है ही। आइए इसको सॉल्व करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं और एक डिस्कशन को देखते हैं। चलिए पहला है हमारा आज का, क्या है, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। अपने बड़े भाई की हत्या किसने की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। रामगुप्त उनके बड़े भाई थे। शको ने बोला था कि अपनी पत्नी मेरे पास भेज दो, और वो तैयार होकर अपनी पत्नी को वापस भेज दिया, लेकिन लड़ाई नहीं किया। इससे चिड़चिड़ा कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। और आपको उसके बाद शको को पराजित किया, शको को हराया। उसके बाद क्या किया, अपनी भाभी से विवाह किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और क्या किया, चांदी के सिक्के चलवाए गए, चांदी के सिक्के। देखिए सोना का सिक्का भी गुप्तों ने चलवाया था, उससे हमें पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी। बाद में उसमें क्वालिटी गिरा तो पता चला कि कैसे कैसे उसमें क्वालिटी गिर रही है। देखिए पढ़ेंगे इसको। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण की सक्षम विरोध न करके कारण उसने अपने भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करके
के विरुद्ध विजय प्राप्त की। मतलब इनकी भाभी का नाम था ध्रुव देवी, इनसे विवाह किया और शकों को पराजित किया और विजय प्राप्त किया। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, याद रखेंगे, विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री, कई बार पूछता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, क्या लिखा है? तो समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। मतलब भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहां मिलता है हमें? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वह थे, हुनों को पराजित करने वाले जो राजा थे वो कौन थे? स्कंदगुप्त थे। देखिए, कुमार गुप्त प्रथम के समय ही हुनों से लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन हुनों को पूरी तरह से पराजित करने वाले कौन थे? तो स्कंदगुप्त हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए, स्कंदगुप्त के हाथों से वो बुरी तरह हुन लोग जो थे परास्त हो गए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप में इनके गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। मतलब स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया, हुनों पर अपनी विजय प्राप्त की, लेकिन स्कंदगुप्त जब की मृत्यु हो गई तो कोई शासक उतने लायक नहीं थे और हुनों ने फिर से अटैक कर करके कई उत्तर पश्चिम एरिया में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में कई सारे एरिया पर अटैक करके अपना फिर से साम्राज्य स्थापित कर लिया। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे, याद रखिएगा। देखिए, ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, लेकिन ह्वेनसांग आया था आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में। मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे, हर्ष के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से होती है। शक्रादित्य, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में शकों को हराया था किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, लेकिन शकों को पूरी तरह से पराजित किया स्कंदगुप्त ने, जो कुमारगुप्त प्रथम के बेटे थे, ठीक है। तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक, 415 से लेकर 455 ईस्वी से की जाती है। इनकी पहचान जो है गुप्त शासक प्रथम जो थे, इनका शासनकाल दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी, ठीक है, प्रसिद्ध उपाधि जो थी इनकी महेंद्रादित्य भी थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसाशोध बड़गांव ग्राम के दूर तक आज भी बिखरे पड़े हुए हैं। मतलब देखिए, इसको जो विध्वंस जो कर दिया गया, मतलब खंडर बना दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो आज भी समझिए दूर दूर तक उसके जो अवशेष हैं अभी तक हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन से युग में? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में भी किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। निम्नलिखित में से
कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य देखिए, नागार्जुना भी आचार्य रहे हैं, शीलभद्र भी रहे हैं, शक्ति ऋत भी रहे, लेकिन कौटिल्य नहीं रहे। कौटिल्य कौन थे? विष्णुगुप्त, याद रखिएगा, याद करिए, विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य कहते हैं। चाणक्य, चाणक्य किनको कहते थे? तो विष्णुगुप्त को, कौटिल्य को। इनकी जो रचना है, इनकी रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है किनकी रचना है? चाणक्य की रचना है, कौटिल्य की रचना है। देखिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य 4वीं-3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। ये मौर्य शासन स्टार्ट कराया था इन्होंने, ये समझिए गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं जब इनका शिष्य गद्दी पर बैठता है। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंधित आचार्य थे जब नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। इसके पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय था कहां पर? गांधार के पास। याद करिए, कल के क्लास में मैंने आप लोग कहानी बताया था कि कैसे घनानंद के दरबार में वो आए थे और बोले थे कि लड़ाई होने वाला है, सचेत हो जाओ। लेकिन घनानंद जो था, नाच गाना और अय्यासी में, शराब में चूर था, उनकी बेइज्जती कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना शिखा को खोल दिया और बोला कि मैं तुमको बर्बाद करूंगा, अब तुमको गद्दी से हटा दूंगा, और वैसा ही किए। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था भाई? किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध था। देखिए, गुप्त काल के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के थे। आप देखेंगे कई मंदिरों का निर्माण हुआ, आपको अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, बाघ गुफाओं का निर्माण कराया, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया, दशावतार मंदिर बनाया, अपने आप को देवता का प्रतिनिधित्व बताया, और गरुड़ का अपने झंडे पर विष्णु भगवान का जो सवारी है गरुड़, उसका चित्र लगाया। तो ये लोग किस धर्म के थे? गुप्त काल के राजा जो थे ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। ये वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव धर्म के थे। लेकिन बुद्ध धर्म को भी इन्होंने इज्जत दिया, बुद्ध धर्म का भी काफी विकास हुआ। जैन धर्म का ज्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग की रचना क्या है? सी यू की किसकी रचना? ह्वेनसांग की। इंग्लिश में पूछता है द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ही आपको ट्रांसलेशन है किसका? तो सी यू की का। और फाहियान का अगर आपसे पूछ ले तो फ्योकोकी किसकी रचना है? तो ये फाहियान की रचना है। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, पूरा घटना चक्र को कंप्लीट कराया जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री बस शुरू होने दीजिए तो फिर मजा आने वाला है आप लोग का। मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तो बहुत मजा आएगा क्लास में। बहुत एक से एकदम जबरदस्त कहानी के साथ हम लोग इसको याद करेंगे, और उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी भी करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, और सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने प्रिय दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। विद्या बांटने से कभी घटता नहीं है दोस्तों। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो व्यक्तित्व दिए हुए हैं जिसमें कथन और कारण है, ठीक है, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है, पढ़ लेते हैं भैया। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल सही, 12वीं शताब्दी के अंत में ही ना बख्तियार खिलजी बिहार का गवर्नर बन के यहाँ आया था, और मोहम्मद गौरी का समझिए कि ये सब चेला था, पूरा नष्ट उष्ट करके रख दिया, जला उला के रख दिया। 6 महीना तक कहते हैं कि जलते रह गया, इतना बड़ा वहां पे पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। लेकिन किस्मत देखिए, वहीं नालंदा के पहले एक बख्तियारपुर, बहुत बड़ा जगह है बख्तियारपुर, अभी भी उसके नाम पर है, उसको हटा देना चाहिए था, ठीक है, कम से कम उसको हटा देना चाहिए था। अगला, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखिए, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना कब बंद हो गया था?
जब आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो आपको स्थापना हो गई, और सॉरी विक्रमशिला की जो आपको देखिए पाल वंश के जो राजा थे वो विक्रमशिला को दान देने लगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करने लगे, दान देने लगे, और आपको नालंदा विश्वविद्यालय को कम करने लगे। तो देखिए कथन तो सही है और कारण भी सही है, लेकिन कथन और कारण दोनों एक दूसरे का व्याख्या करता है, नहीं, व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये पहले ही हो गया था, राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ज्यादा तवज्जो मिलने लगा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। लेकिन उसके बहुत बाद में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया खिलजिया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं, ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको पढ़ लेते हैं एक एक। देखिए ये जो घटना चक्र का व्याख्या है आप लोग छोड़िएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। घटना चक्र का जो व्याख्या है आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, तो घटना चक्र का अगर आप व्याख्या पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। आपको अगर जो आता भी है फिर भी उसका व्याख्या लाइन बाय लाइन पढ़िए, नहीं तो कम से कम हमारे क्लास में पढ़िए, ठीक है। आगे और सारा ऑप्शन देखिए हम आपके लिए छिपा के रखे हैं, तो आप इसको क्लास को देखने के बाद बुक खोलिए और प्रैक्टिस करिए और एक बार और व्याख्या पढ़ लीजिए। एकदम आप देखिए सुनिश्चित रहिएगा, बीपीएससी 72वीं हो या टीआरई 4 हो या एईडीओ का री एग्जाम हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या यूपी का भी कोई एग्जाम हो या राजस्थान का या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, तो यहां से प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। आगे देखिएगा, नालंदा देखिए क्या था, एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, प्राचीन नाम राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय नालंदा स्थिति विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमणकारी के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व कम हो गया। मतलब देखिए पाल वंश के राजा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ज्यादा वैल्यू देने लगे, जिसके चलते नालंदा विश्वविद्यालय का वैल्यू थोड़ा सा घट गया। आगे चलिएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान है जी, नहीं, फाहियान नहीं, हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो ए तो गलत हो जाएगा। अगला, हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है चीनी तो थे ही, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत, देखिए दोनों गलत है। हुएनसांग आया किसके, हर्ष के दरबार में, इसकी रचना सीयू की और इसकी रचना फ्यूक्यो की, ठीक है, तो दोनों गलत है। तो क्या कह रहा है, 1 और 2 दोनों में से कौन कथन सही है, 1 और 2 नहीं, केवल 2 नहीं, केवल 1 नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पढ़ लेते हैं, फाहियान एक चीनी यात्री था भाई, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन लिखा। उसने अपने विवरण में राजा का नाम का उल्लेख नहीं किया है। चीनी यात्री हुएनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत की दौरा की। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में के उल्लेख में किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे, यानी कि देखिए इसने बोला है कि हर्षवर्धन के काल में जो शूद्र जाति के लोग थे वो कृषक थे, मतलब कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रयागराज में सम्मेलन कराते थे हर्षवर्धन, हर 5 साल में दान देते थे, और कन्नौज में भी महासभा होती थी, लेकिन प्रयाग की भी महासभा किससे संबंधित है, तो हर्षवर्धन काल से संबंधित है। हर्षवर्धन के जो आपको जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, याद रखिएगा, बाद में कन्नौज हो गई लेकिन पहले थानेश्वर थी। इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है क्योंकि पुष्यभूति ने ही इसकी स्थापना की थी। पुष्यभूति के बेटे प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री को
के पति जो थे आपको गृहवर्मा, उसकी हत्या करवा दी थी गौड़ शासक शशांक ने और इन लोगों ने मिलके, और बाद में भाई और बहन का एक शासन देखने को मिलता है। हालांकि हम लोग अभी तो घटना चक्र कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा स्टोरी आप लोग को सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमें टॉपिक को क्लियर करना होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने क्या किया था? मगधाधिराज की उपाधि, मगधाधिराज नहीं, महाराजा धीराज, महाराजा महाराजा धीराज की उपाधि, और आपको गुप्त संवत किसने चलाया? तो आपको ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। दोस्तों याद रखिएगा, कुमार देवी से विवाह किसने किया? लिच्छवी की कुमार देवी से किसने विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको? शकों को पराजित किया, अपने भाई की हत्या की, भाई जो इसका कामचोर था, रामगुप्त। समुद्रगुप्त, उतना बड़ा राजा का बेटा, रामगुप्त नामहस्ती करा दिया, अपनी बीवी को भेज दिया। सोचिए, तो अपने भाई को बोला ऐसा भाई जिंदा रह के क्या करेगा, इसको मारो और हटाओ। और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न किसके शासनकाल में? नवरत्न तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको उसके बाद कालिदास किसके शासनकाल में? वराहमिहिर, सब कालिदास, ये सब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चलिए, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। देखिए सुंग युन है, एक इत्सिंग भी था, इससे भी जानकारी मिलती है आपको गुप्त वंश की। लेकिन सुंग युन जो था, सुंग युन कब आया था? 518 से लेके 521 के बीच में आया था। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंग युन जो था 515 से लेके 520 के बीच में भारत की यात्रा की थी। देखिए चीनी यात्री सुंग युन ने 518 से 521 तक भारत की यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध ग्रंथों प्रतिक्रिया एकत्रित कर चीन लौट गया। मतलब 3 साल भारत में रहा और बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ को लपेट के क्या किया? चीन लौट गया। एक सेकंड में, आई ड्रिंक वाटर। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन, देखिए कहने का मतलब है, देखिए गुप्त वंश के शासनकाल में क्या हुआ था ना, पाटलिपुत्रा के साथ साथ आपको कन्नौज का भी उदय हुआ और 2 राजधानी बन के आई। तो आपसे पूछेगा कि डबल राजधानी कन्नौज का उदय कब होने लगा? तो कन्नौज का भी उदय होने लगा था गुप्त काल में, ठीक है। तो देखिए, लेकिन क्या हुआ, नगरों का क्रमिक पतन होने लगा जब गुप्त काल में, धीरे धीरे जब गुप्त काल खत्म होने लगा, भानुगुप्त के समय आते आते तक कहा जाता है कि कन्नौज का तो बहुत उदय हो गया, लेकिन जो पाटलिपुत्रा था, जो हमारा पटना था, वो एक गांव बन के रह गया। मतलब एक गांव बन के रह गया। तो गुप्त काल में ही क्या हुआ, नगरों का क्रमिक पतन हो गया। आइए इसको देख लेते हैं। गुप्त काल में जो नगर थे, नगरों के क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी के जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या तो वहां से अवसान के पर्याप्त विघटन हो गया। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गए। कहने का मतलब ह्वेनसांग जब आया, यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल तक, तो पाटलिपुत्रा जैसे नगर क्या बन गए? गांव बन गए। तो उस समय राजधानी कहां शिफ्ट हो गई? तो कन्नौज में। कन्नौज उस समय राजधानी चली गई। पाटलिपुत्रा से राजधानी कहां शिफ्ट हो गई? कन्नौज में, ठीक है। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मतलब समझिए कि ये सब जो इंपॉर्टेंट जो थे, समझिए कि उस तरह से बर्बाद हो गए। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? देखिए, गुप्त काल में अगर आपसे पूछे कि कौन सा नगर आपको व्यापार के लिए प्रचलित था, तो कन्नौज। कन्नौज से, मथुरा से व्यापार होता था। लेकिन जो बंदरगाह था, वो मेन बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। क्या था? ताम्रलिप्ति। और ताम्रलिप्ति से आपको बंगाल के पास ये बंदरगाह था, और यहां से आपको चीन, आपको श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब जगह व्यापार होता था। लेकिन आपको देखिए क्या कर रहा है, ये जो भड़ौच है, भड़ौच से देखिए वेस्ट में व्यापार होता था, और नॉर्थ में देखिए कल्याण और कैम्बे से होता था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कैम्बे और कल्याण दोनों का दोनों जो था उत्तर भारतीय के लिए आपको किया जाता था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक से अधिक है, दोनों आंसर है, तो एक ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था मृग कच्छ यानी कि बड़ौच था। ठीक है, पश्चिमी भारत का, वेस्ट इंडिया का यानी गुजरात साइड का जो मेन जो बंदरगाह था वो बड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होते थे। इनके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से उत्तर भारत का व्यापार होता था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल, मौर्य काल में आपने देखा कि वहां पे सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, यानी कि केंद्रीकृत शासन था। मतलब जो राजा के पास ही पूरे आपको देश का एकाधिकार था, पावर था। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ, यहां से सामंती प्रथा का आरंभ हो गया। मतलब सामंती प्रथा का शुरुआत सातवाहनों ने किया था। सातवाहन वंश में क्या हुआ था, सातवाहन वंश ने क्या किया था, तो भूमि दान देना शुरू किया, और छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ। छोटे छोटे राजा, जिसको सामंत कहा जाता था, सामंतों का उदय होने लगा। लेकिन गुप्त काल आते आते ये बढ़ गया, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राजा बन गए। और हर्षवर्धन का जब दौर आया तो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। मतलब भारत में कई राजा बन के आ गए, टेकारी महाराज, कुल्हड़िया स्टेट, फलाना महाराज, जिनको क्या कहते थे, सामंत कहते थे, सामंत। ठीक है, तो सामंतवादी। देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शासक या वंश में मंदिरों और ब्राह्मणों को, आपको देखिए मंदिर सबसे ज्यादा किसने बनवाया, तो गुप्त वंश के शासन काल में बनवाया, और ब्राह्मणों को गुप्त वंश ने ही क्या किया, सबसे ज्यादा दान दिया। देखेंगे गुप्त वंश के, देखिए गुप्त वंश के शासन काल में मंदिरों और ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गए। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आद्र या ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। मतलब गांव की भूमि जो है, मतलब ग्रहिता को सौंप दी जाती थी, गृहस्थ को सौंप दी जाती थी। आगे, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, या उपज का आधा भाग? देखिए 1/2, 1/4 ये सब पूछ रहा है। देखिए जो भूमि का जो यहाँ पे पैमाना था वो 4 भाग में बटा हुआ था, देश, भुक्ति, विषय और ग्राम। ठीक है, ये आपसे पूछता है तो एक बार लिख लीजिएगा। देश सबसे बड़ा जो इकाई था, देश था, देश के बाद भुक्ति, ठीक है, उसके बाद विषय था और ग्राम। तो 4 भाग में बांटा हुआ था। बोले ना आपको, विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सबसे बड़ा देश के बाद, जैसे अभी इंडिया देश है, देश के अंदर स्टेट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद भी ब्लॉक है, अनुमंडल है, प्रमंडल है, ग्राम पंचायत है। उस तरह से
देश, भुक्ति, विषय और ग्राम 4 भाग में बट गया। देखिए, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग, उपज का यानी कि छठा भाग देना पड़ता था। तो 1/6, देखिए जो उपज का जो टैक्स था कितना था, 1/6 था, एक का उपज का छठा भाग था। राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्टांग होता था, षष्टांश यानी कि 1/6 षष्टांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रग कहा गया है, भाग कर या उद्रग कहा गया है। यह भी आपसे पूछेगा किस काल में भूमि कर को भाग कर या उद्रग कहा गया है, तो गुप्त काल में कहा गया है, ध्यान देंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भी एक का छठा भाग ही मतलब सबसे उपयुक्त माना गया है, कि वैसे राजा जो 1/6 टैक्स लेते हैं एज अ लैंड रेवेन्यू, भूमि टैक्स, वो राजा अच्छे हैं, मतलब ज्यादा समझिए कि प्रॉब्लम नहीं है। आगे, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था? देखिए, वैसी भूमि जहां खेती नहीं होती थी, उस भूमि को कहा जाता था अप्रहत भूमि। तो जहां देखिए बिना जुती हुई जंगली भूमि, बिना जुती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत भूमि। अप्रहत भूमि यानी बिना जुती हुई, बिना खेती वाली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। ठीक है, देखिए अप्रहत भूमि किसको कहा जाता था? बिना जुती हुई भूमि को, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, एक टर्म है। ठीक है, आगे देखेंगे। अमर कोश के अनुसार, देखिए मैंने आप लोग को बताया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न में से एक रत्न थे अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह, और अमर सिंह ने रचना की है किसकी? अमर कोश की। अमर कोश, अमर कोश की रचना की है। जैसे कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, आपको बहुत सारी रचना है, मेघदूतम, बहुत सारी रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्तम, ये सब। तो वैसे ही अमर कोश किसकी रचना है आपको? तो ये अमर सिंह की रचना है। देखिए क्या कह रहा है अमर कोश के अनुसार, भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ठीक है भाई, उर्वरा उपजाऊ, शादबला घास, मेरू रेगिस्तान, देवमात्रक वर्षा से संचित। देखिए उर्वरा ऑब्वियसली उपजाऊ होगा, ठीक है, शादबला घास को ही कहते थे, मरुस्थल रेगिस्तान को ही कहते हैं, ये भी सही है। देवमात्रक वर्षा, तो वर्षा तो ऐसा माना जाता था कि इंद्र भगवान जो है वर्षा कराते हैं, तो वर्षा को क्या कहा जाता था उस काल में? देवमात्रक। तो चारों का चारों सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए इसका व्याख्या होगा, तो इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाँ है ही लंबा चौड़ा व्याख्या है इसका। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमर कोश में भूमि को 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल है उर्वर उपजाऊ भूमि, मरु यानी कि मरुस्थली यानी कि डेजर्ट, उस्सर मतलब बंजर भूमि, अप्रहत मतलब परती जिस पर कोई खेती ना की गई हो जाए, आज लोग बोलते हैं ना परती जमीन है, मतलब खेती ना करने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? अप्रहत। ठीक है, लेकिन बंजर को कहा जाता था उस्सर भूमि, याद रखिएगा, उस्सर भूमि बंजर को, अप्रहत कहा जाता था परती भूमि को। ठीक है, शादल्य या सादबला कहा जाता था घास के मैदान को, यानी कि घास वाली भूमि को। पाकिल कहा जाता था कीचड़ वाली भूमि को, आज भी कहा जाता है गांव में कि पाकिल है, हो पाकिल कीचड़ है, पाकिल मिट्टी में खेत है, पाकिल खेत है, मतलब कीचड़ वाला खेत है। जल प्रयाग नुम मतलब नमी युक्त भूमि, नमी युक्त जहां पर जिस भूमि में नमी नहीं हो, मॉइस्चर नहीं हो। कच्छ यानी कि दलदली भूमि, जल स्रोत के निकट वाली भूमि को कहा जाता था कच्छ भूमि। ठीक है, शर्करा यानी कि चूना पत्थर कंकड़ वाली भूमि को शर्करा भूमि, शर्करावती बलुआही भूमि को कहा जाता था। नंदी मात्रक कहा जाता था नदी द्वारा संचित भूमि को, जैसे जो नदी के गंगा बेसिन के पास है, जो यमुना बेसिन के पास है, जहां पर कछारी मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता था? उसको नंदी मात्रक भूमि कहा जाता था। और देव मात्रक कहा जाता था वर्षा द्वारा संचित, जहां वर्षा के
चलते उपजा होती है, उपजाऊ होती है, उसको उपज होती है, उसको कहा जाता था वर्षाधारी वाली भूमि। तो 12 तरह की भूमि थी, उर्वर थी, मरु, उस्सर, अप्रहत, शाबदला, पाकिल, जल प्रायनुम, कच्छ, और आपको शर्करा, और नंदी मात्रक, और आपको लास्ट में देव मात्रक। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। पहले ये कहां था? प्रयाग प्रशस्ति जो था इलाहाबाद वाला, ये था कौशाम्बी में, कौशाम्बी में था, याद रखिएगा, कौशाम्बी में। और कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लेके आया था? तो अकबर लेके आया था। तो हरिसेन इसके लेखक हो जाएंगे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। कितना मिनट हुआ जी? 45 मिनट हो गया। अच्छा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो बचा हुआ है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। हरिसेन ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। मतलब वहां पर पहले से अशोक का स्तंभ लेख था, उस पर ही क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति बनवाया। यानी कि कौशाम्बी में जहां अशोक का स्तंभ लेख था, वहां पर आपको, अरे ये उल्टा है जी, हाँ, वहां पर आपको क्या किया? तो प्रयाग प्रशस्ति बनवाया, और उस पे आपको समुद्रगुप्त का बहुत प्रशंसा की है, बहुत तारीफ की है, बहुत बड़ाई की है। ऑब्वियस सी बात है, बड़े महान राजा तो थे ही समुद्रगुप्त, और किसी भी कवि का ये धर्म होता था कि अपने राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना। ठीक है। हरिसेन ने स्वयं को सिद्धि विग्रहक, कुमारामात्य और दंडनायक बताया है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने स्वयं को क्या बताया है? सिद्धि विग्रहक, कुमारामात्य और दंडनायक। यानी कि कुमारामात्य यानी कि कुमार अमात्य, हो सके शादी नहीं किए होंगे, कुमार अमात्य बताया अपने आप को। दंडनायक बताया कि मतलब हम जज भी थे, जज भी बताया अपने आप को, और संधि विग्रहक भी बताया है। गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों को नियुक्त कर सकता था। गुप्त काल में एक जो आदमी था कई पदों पर रहता था, ये ध्यान देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री परिवर्तीय किसको कहा गया है पुराणों में? तो देखिए, पुराणों में श्री परिवर्तीय कहा गया इक्ष्वाकु वंश को। इक्ष्वाकु वंश को श्री परिवर्तीय कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री परिवर्तीय कहा गया है, यानी कि श्री पर्वत क्षेत्र का शासक, श्री पर्वत क्षेत्र का शासक, तथा आंध्र भृत्य कहा गया है, आंध्रों का नौकर, आंध्रों का नौकर। पहले वे सातवाहन के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश के संस्थापक श्री शांतुमुल थे। श्री शांतुमुल जो थे आपको इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजा प्रवरसेन। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। यह आ गया आपको गुप्तोत्तर काल में। ठीक है। देखिए, वह वाकटक वंश के वास्तविक संस्थापक था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, यह भी सही है। वह अपने पिता विंध्य शक्ति, देखिए विंध्य शक्ति को ही माना जाता है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपको वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो है विंध्य शक्ति को माना जाता है, लेकिन विंध्य शक्ति के जो बेटे थे प्रवरसेन, उनको माना जाता है इनको संस्थापक, और इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। तो वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाएगा प्रवरसेन, लेकिन संस्थापक हो जाएगा विंध्य शक्ति। इनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ठीक है, भी मिलता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो आंसर आपको हो जाएगा चारों का चारों सही है, तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या नहीं छोड़ने का, भले 1 घंटा के जगह 1.25 घंटा का वीडियो बन जाए, लेकिन व्याख्या नहीं छोड़ने का। वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। ठीक है भाई, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन था।
ठीक है, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम के समय ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र से लेके, यानी कि वर्तमान में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है विंध्य कहलाता था, से लेके दक्षिण में दक्कन, वर्तमान हैदराबाद के एरिया जो है के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई थी। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसे सम्राट की उपाधि धारण की थी तथा चार अश्वमेघ यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया था। तो वाकाटक वंश ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए और कई आपको अनुष्ठान किए और सम्राट की उपाधि धारण की। तो पूछा जाएगा सर्वप्रथम सम्राट की उपाधि धारण की थी किसने, तो प्रवरसेन हो जाएगा, जो आपको वाकाटक वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे, हुन राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया। देखिए, हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया, तो ये आपको प्रकाश वर्धन हो जाएगा, प्रकाश धर्मन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। हुन राजा तोरमान औलिकार राजा, हुन राजा जो थे तोरमान, औलिकार राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण कर लिया। मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया था, कुमारगुप्त ने लड़ाई करके हराया, लेकिन पूरी तरह सफाया किसने किया, स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो बाद में फिर से गंगा नदी का जो बेसिन है वहां पर फिर से पुनः ये लोग स्थापित हो गए। इसके दूसरे हुन आक्रमण का नेता तोरमान था, मतलब दोबारा जो हुनों ने आक्रमण किया उस समय हुनों का जो नेता था यानी कि राजा था वो तोरमान था। मध्य भारत के कारण नामक स्थान वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ है, उसका लेख मिला है। मध्य के एरन नामक स्थान पर वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। देखिए, दशावतार मंदिर गुप्तों ने बनवाया था और दशावतार में विष्णु भगवान के जो 10 अवतार थे उसमें जो वराह अवतार था यानी कि सुअर का जो अवतार था उसको बहुत ज्यादा आपको फेमस माना जाता था उस समय, मतलब ज्यादा पूजा होती थी। ठीक है, उस समय शैव धर्म और वैष्णव धर्म अलग था, मतलब विष्णु जी के समर्थक अलग और शंकर जी के समर्थक अलग, और शैव धर्म और वैष्णव धर्म में कांटे की टक्कर चलती थी। याद रखिएगा, शिव आज भी गुरु है, जो आप देखते हैं लिखा हुआ होता है ना, उसी समय से चला आता था। जैसे आज हिंदू मुसलमान का या मुसलमान क्रिश्चियन का या क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच में टक्कर होती है, उस जमाने में विष्णु भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते थे और शंकर भगवान के भक्त शैव कहलाते थे, और दोनों के बीच में मतभेद हुआ करता था। आगे देखेंगे, वर्धन राज्य वंश की स्थापना किसने की थी। वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने, इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, देखिए हर्षवर्धन से आपको पूछता है, देखिए हर्षचरित्र, एक आप PNR याद रखिएगा। हर्षवर्धन जो थे खुद भी बहुत बड़े लेखक थे, तो PNR याद रखिएगा, PNR, ये तीनों किसकी रचना है, ये हर्ष ने खुद लिखी थी। P से प्रियदर्शिका, 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 ठीक है। N से नागानंद, नागानंद, और R से रत्नावली, रत्नावली। स्पेलिंग गलत हो गया होगा तो माफ करिएगा, लेकिन यही है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, PNR किसकी रचना है, ये हर्ष की रचना है। और हर्ष के दरबारी जो कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे, और इनका जो रचना है वो है हर्षचरितम, हर्षचरितम। ठीक है, हर्षचरितम किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है, याद रखेंगे। देखिए, अरे नीचे ज्यादा कर दिए क्या, ये तो हो ही गया। हाँ, बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। थानेश्वर इनकी हर्षवर्धन की राजधानी थी, और इसका सबसे महान शासक जो था वो कौन था, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का जो स्टोरी है, उनके शासनकाल का स्टोरी, बहुत मस्त स्टोरी, कभी सुनाएंगे आप लोग को कभी किसी क्लास में, लेकिन अभी फिलहाल चलिए टाइम कम है। कवि बाण निवासी थे, बाणभट्ट देखिए बिहार के ही थे। बाणभट्ट के बारे में कई मतभेद माना जाता है, कोई लोग बोलते हैं कि बाणभट्ट यूपी के थे, उधर के कौशाम्बी क्षेत्र के थे,
कोई लोग बोलते हैं कि ये आपको जो हाजीपुर का एरिया है वहां के थे। तो देखिए, बाणभट्ट के जन्म स्थल को लेकर विद्वानों में कई मत और मतभेद है देखने को मिलता है। कुछ विद्वान के अनुसार उनका जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित हुआ था। सोन नदी मतलब आपको जो आरा भोजपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र सोन नदी के साइड हुआ था। लेकिन अवस्थित प्रीतिकुटा गांव, मतलब कुछ विद्वानों के अनुसार सोन नदी के किनारे एक गांव था जिनका नाम था प्रीतिकुटा। प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। आगे देखते हैं। जबकि कुछ विद्वान बताते हैं कि उनका जन्म कहां हुआ था, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, जिसको कन्याकुब्ज भी कहा जाता था पहले, के समीप प्रीताकुट गांव में हुआ था। मतलब गांव का नाम तो है लेकिन कन्नौज में जन्म हुआ कि पटना के पास सोन नदी में जन्म हुआ, ये आपको मतभेद का विषय है। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गया, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासन काल में किसने यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। और ह्वेनसांग की रचना क्या है? सीयू की। सीयू की किसकी रचना है? ह्वेनसांग की रचना है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के आगमन की है। ह्वेनसांग के आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के 4 चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। मतलब उसकी अभिलाषा थी कि गौतम बुद्ध के जो 4 महान महान जगह हैं, जैसे सारनाथ है, नालंदा है, बोध गया है, लुम्बिनी है, ये सब जगह ट्रैवल करने आया था और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया था, जो उन दिनों भारत के में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगआन यानी कि चांग से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। मतलब देखिए, चांग जो शासन थे देखिए, चाइना में तांग राजवंश का शासन चल रहा था और उनकी राजधानी थी चांगान, ठीक है। तो वहां से ट्रेवल करके 629 एडी में भारत आए और उनकी रचना क्या है? सीयू की। और सीयू की को इंग्लिश में कहते हैं द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड याद रखेंगे। आगे देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय गए, ठीक है। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारे गांव में आए थे जी। ये तो हमको नहीं लगता है कि सीधे डायरेक्ट आके ह्वेनसांग उनके गांव में वडनगर गुजरात गए होंगे। जब बौद्ध धर्म का आपको पढ़ने उड़ने आए थे तो इस साइड आए होंगे, मगध के साइड आए होंगे, उस साइड शायद गए होंगे, अब पता नहीं। देखिए, लगभग अब मोदी जी बोल रहे हैं तब क्या ही कहा जाए। लगभग 15 माह के बाद मोदी जी तो कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि हम डायरेक्ट हम इंद्र भगवान हैं, कभी क्या है। चलिए, तो नालंदा में निवास करने उनके आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया, जिसके बाद बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होते हुए वो कांची पहुंचा। अपनी यात्रा में दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः 642 में नालंदा आया। इस प्रकार ह्वेनसांग ने नालंदा का निवासी अवधि पूरी हुई लगभग 2 वर्षों की थी, ठीक है। मतलब 2 यात्राओं की, 2 बार यात्रा की ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा, याद रखेंगे। मथुरा जो था सूती कपड़ों का व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इस समय भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्रों के लिए। जबकि वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए, वाराणसी जो था रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बान के थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। थानेश्वर को
बाण ने क्या किया है, थानेश्वर नगरी को, बाण मतलब बाणभट्ट ने थानेश्वर नगरी को बताया है अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि, मतलब अतिथियों के लिए भी अच्छा और व्यापारियों के लिए भी अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? हर्ष के समय असम पर शासन किसने किया था? तो देखिए भास्कर वर्मन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था हर्षवर्धन के शासनकाल के समय, ठीक है, याद रखेंगे। आगे, प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप असम के वर्मन राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम, इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम और असम गैजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसके साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया था। देखिए एक आपको पुस्तक है मुकुंद माधव शर्मा की एक पुस्तक है इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम, ठीक है, उसके अनुसार असम पर शासनकाल किसने किया था? तो भास्कर वर्मन ने किया था। भास्कर वर्मन के बाद आपको अवंती वर्मन भी इसका शासन बना और बाद में एक इसमें समझिए कि साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन को हथिया लिया, मतलब अवंती वर्मन शासक बना लेकिन बाद में साल स्तंभ नामक एक राजा था, उसने उसको गद्दी से हटाकर असम की जो साम्राज्य है उसको हथिया लिया था। आगे देखेंगे, सातवीं शताब्दी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समय जाना जाता था? तो हर्षवर्धन ही था दोस्तों। हर्षवर्धन के समय 5वीं बौद्ध संगति भी कराई गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति तो आप लोग पढ़े ही हैं। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली आपको राजगृह में, उसके किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपको दूसरी बौद्ध संगति हुई थी आपको वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में और सबाकामी की अध्यक्षता में। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में, अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र तिस्त के अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी चौथी कुंडनवन कश्मीर में, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वही अश्वघोष जिसने बुद्ध चरितम की रचना की थी, बुद्ध चरितम लिखा था। तो 7वीं शताब्दी में फिर 5वीं होती है, हालांकि 5वीं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि 5वीं बौद्ध संगति किसने कराई थी तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। देखिए 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण और उसके सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 से 647 ईस्वी लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। आगे, गुप्त वाकाटक युग में, देखिए गुप्त और वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? देखिए इस समय न्याय दर्शन का विकास हुआ था जिसको महर्षि गौतम ने किया था, ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। आगे देखेंगे, गुप्त और वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन और है, 31 और 32, इन दोनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, इनमें से किसकी पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
मतलब पहले बोला जाता था कि जो पृथ्वी है, सूर्य है, वही पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये सब किसने बताया था? देखिए, बहुत बड़े बड़े शासक थे दोस्तों, जैसे ब्रह्मगुप्त थे, जिनको भारत का न्यूटन कहा जाता था, और एक आपको वराहमिहिर थे, जिन्होंने सूर्य चंद्र की परिक्रमा की थी। वराहमिहिर ने, ठीक है, वराहमिहिर ने क्या किया था? सूर्य और चंद्र की आपको ये की थी, लेकिन उसको बताया था किसने? तो आर्यभट्ट ने। देखिए, वराहमिहिर ने बताया था कि सूर्य और चंद्र जो है, मतलब पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्र करता है। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य की करता है। लेकिन इनके उपदेशों को बताया किसने? तो आर्यभट्ट ने, सूर्य सिद्धांतिका में। सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है? तो ये आपको आर्यभट्ट की पुस्तक है। शून्य का, जीरो का भी आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। देखिए, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी एक्सिस पर घूमता है, यानी कि रोटेशन करता है, रोटेशन करता है, वो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, रिवॉल्यूशन, ये किसने बताया था? तो वराहमिहिर ने बताया था। लेकिन सूर्य सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की पुस्तक है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो तो है थोड़ा आपका गलत है। देखिए, सुश्रुत जो थे पहले प्लास्टिक सर्जन माने जाते हैं, हालांकि ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में पूछ रहा है तो शूद्रक वगैरह ये सब बहुत लोग गुप्त काल में ही थे। देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। सुश्रुत, सुश्रुत को शाल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। काशी के रहने वाले थे, ये काशी के, बनारस के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यानी कि बीसीई में माना जाता है, ईस्वी पूर्व में, यानी कि गुप्त काल से काफी पहले के थे सुश्रुत। शौनिक ऋग्वेदिक काल के ऋषि थे, शौनिक जो थे वो ऋग्वेदिक काल के ऋषि थे, ठीक है। शूद्रक गुप्तकालिक नाटककार थे और सौमिल गुप्तकालिक नाटककार थे। मतलब देखिए, सौमिल और शौनक जो थे, शूद्रक और सौमिल, ये दोनों गुप्तकालीन थे, जिसे कालिदास ने और भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। मतलब ये जो दोनों को, शूद्रक को कालिदास के समकालीन याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी का कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रकों में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल के प्रारंभ 275 एडी में हुई थी, से प्रारंभ हुई थी, जो सुश्रुत के मान्य काल से प्राय 1000 से काफी हजार वर्ष बाद की है। इस चलते सुश्रुत आंसर गलत होगा। बीपीएससी ने इसमें आंसर सुश्रुत लगा दिया, लेकिन सुश्रुत जो थे वो बहुत पहले के थे। गुप्त काल कब शुरू हुआ? 340 ईस्वी में, 240 ईस्वी में, 240 एडी में। हालांकि अब कहीं कहीं अब इसको 275 एडी लिख के आता है, क्योंकि श्रीगुप्त का जो शासन काल था 240 से 280 ईस्वी था, ठीक है। लेकिन अब माना जाता है कि 275 ईस्वी से गुप्त काल शुरू हुआ था, तो हो सके 275 से 280 रहा होगा। खैर, जो भी है, तो ये आपका था गुप्त और गुप्तोत्तर काल, जो आपके इंपॉर्टेंट है बहुत इसके लिए। ये घटना चक्र सीरीज हम लोग करा रहे हैं क्योंकि आप लोग का कमेंट था। इसको बुक क्वेश्चन वाइज ही चलना पड़ता है, ज्यादा इधर उधर हम लोग भटक नहीं सकते हैं। आगे अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ आप लोग के लिए एमसीक्यू का सेशन लाया जाएगा, जो अभी तक 4 क्लास हो गई है, तो उसके लिए हर टॉपिक पे 20-25 क्वेश्चन अलग से लाया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री से पूरा लगातार मॉडर्न हिस्ट्री तक, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग लेके आएंगे पाषाण काल का 25 क्वेश्चन, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का 25 क्वेश्चन, ऐसे करते करते हर टॉपिक से 25-25 क्वेश्चन अपलोड कराया जाएगा। आपको अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।